सभी को भाइयों को सबसे पहले तो दिवाली का राम राम। और उसी के साथ में हमारी जो एक लेगेसी चल रही है कि हम हर दिवाली को एक लिस्ट जारी करते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में फ्यूचर के अंदर में और अच्छा करने वाली कंपनियों के बारे में। तो हम पिछले साल की जो दिवाली लिस्ट हमने जारी की थी उसमें था राजेश एक्सपोर्ट्स, इंसेक्टिसाइड, एमजीएल, हिंडाल्को, कैनरा बैंक, कोटक बैंक, एडलवाइज, मणप्पुरम एंड सिमरन फार्म्स एंड उत्कर्ष बैंक। तो ये पोर्टफोलियो अगर किसी ने पैसे लगाए हैं उस वक्त, तो आज के दिन भी वो जो पोर्टफोलियो वो 26% पॉजिटिव में बैठा हुआ है। ओवरऑल जो पैसा अगर 10 लाख रुपए लगाए तो वो लगभग 12.5 लाख रुपए के आसपास में वो रखे हैं, जबकि अभी मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो कैनरा बैंक नीचे आ चुका है, हिंडाल्को नीचे आ चुका है, एडलवाइज नीचे आ चुका है, मतलब जो टॉप पे था अभी कुछ दिन पहले, लगभग एक महीना पहले। मणप्पुरम काफ़ी नीचे आ चुका है, एमजीएल काफ़ी नीचे आ चुका है, राजेश एक्सपोर्ट्स भी और नीचे जा चुका है। जबकि इस पोर्टफोलियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 50-60% के आसपास में ये गया था अभी इस साल के अंदर में। अगर हम लोग देखते हैं तो अगर हम लोग रेगुलर थे तो अगर हम लोगों ने लगाए थे और हम लोग टिके रहे तो, और स्टिल इतना नीचे आने के बावजूद भी 26% पॉजिटिव में बढ़ा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये लगभग लक्ष्मी माता जी की ही कृपा मेरे को नजर आती है इसमें। अब उन्हीं लक्ष्मी माता जी की कृपा को आगे बढ़ाते हुए इस साल की भी हम लोग अगर दिवाली लिस्ट की बात करते हैं, जो कि हमने कुछ स्टॉक्स चूज किए हैं अगली दिवाली तक के लिए। आप बीच में भी कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, राइट। बाकी आप अगर इन स्टॉक्स में कभी भी इन्वेस्टिंग करते हैं तो फिर ध्यान रखिए, एक स्ट्रेटजी हमने बना रखी है जो कि हमने वीडियो के लिंक में दे रखी है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट विद डाइवर्सिफिकेशन वाले फॉर्मूले को अलाउ मतलब फॉलो करें तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट किसी को नहीं पता, अभी जो है थोड़े दिन पहले नीचे चला जाए वापस ऊपर आ जाए फिर, राइट। अभी जैसे हमने कुछ दिन पहले एक लिस्ट जारी की थी कि अगर नीचे स्टॉक मार्केट जाता है तो एवरेज करते हुए चलिए, तो हमने ये 10 शेयर्स आपको बताए थे, एमजीएल, बीएलएस, एचएफसीएल, राइट। तो ये जब हमने बताए थे उसके बावजूद भी 5% और नीचे तक गए थे। आज के दिन देखो, ये 23 तारीख को बताए थे और आज के दिन देखो कितने स्टॉक, कोई 10% ऊपर है, कोई 9% ऊपर, बताई हुई प्राइस के, जबकि ये 5% और नीचे तक गए थे। तो ये स्टॉक मार्केट है, और नीचे तक जाता है और वापस ऊपर उठ जाता है। तो ये जब और नीचे जाता है तो उस वक्त हमें क्या करता है, और एवरेजिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए हमारे पास में पैसा होना चाहिए। तो वो एक डाइवर्सिफिकेशन का एक तरीका बनाओ कि पैसे को किस तरीके से अच्छे से मैनेज किया जाए कि ताकि हमें एक और अच्छी प्राइस मिल सके अगर मार्केट में गिरावट आती है तो उस स्ट्रेटेजी को आप लोग एक बार जरूर चेकआउट करिए। साथ में अगर हम शेयर्स की बात करते हैं अगली दिवाली तक के लिए, इस दिवाली से, तो पहला हमारे सामने है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। अब इस कंपनी को हमने क्यों चूज किया है, बिकॉज कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उनके अंदर में इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने की यहाँ पर उम्मीद नज़र आ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं सितंबर का पिछले साल के मुकाबले अगर डेटा, अगर लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। दो नेट प्रॉफिट के अंदर में इंक्रीज यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, बट अभी जैसे जैसे रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिल गया है वैसे वैसे अब हो सकता है रेवेन्यू और इंक्रीज होता है तो नेट प्रॉफिट्स भी उसको फॉलो करेंगे। साथ में अगर हम लोग कंपनी के यहाँ पर चार्ट को भी चेक करते हैं तो कंपनी के लिए लेटेस्ट डेटा जो रिजल्ट आया था उसके बाद में कंपनी के स्टॉक में बहुत काफ़ी बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिला है और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में देखने को मिला है, जो कि शो करता है एक पॉजिटिविटी। इसी के साथ में पॉजिटिविटी क्यों आई है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर में हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी अच्छा खासा कर रही है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी बिल्डिंग के ऊपर में प्लांट एंड मशीनरी के अंदर में इंप्रूवमेंट कर रही है। साथ में तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीज किया, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो कम हुए बिकॉज डेप्रिसिएशन कॉस्ट कंपनी का बढ़ गया। बट अभी कंपनी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो पिछले साल 225 करोड़ तक का था अब 11 करोड़ पे है। दैट मीन्स कि अब डेप्रिसिएशन और ऊपर नहीं बढ़ेगा, तो सेल्स बढ़ेंगे उसी के साथ में डेप्रिसिएशन नहीं बढ़ेगा, तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज होने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी का पी जो है और सुधर जाएगा और कंपनी के सेल्स पे कंपनी और ज़्यादा ध्यान दे पाएगी। सेल जो है मल्टीफोल्ड कर पाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा पाएगी। तो इस चीज़ से कंपनी के अंदर में एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। साथ में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एफआईएस भी अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, डीआईएस ने भी अपना स्टेक बढ़ाया और पब्लिक का स्टेक जो है वो कम हुआ है। दैट शोज अगेन पॉजिटिविटी। तो ये स्टॉक हमारे इस दिवाली से इन पॉजिटिव रीजन की वजह से अगली दिवाली तक हम इसको चूज करते हैं। सेकंड स्टॉक है राजेश एक्सपोर्ट, जो पिछली दिवाली को भी हमने इसको चूज किया था, इससे काफ़ी उम्मीदें थी बट उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है अभी तक। ये स्टॉक को हमने चूज क्यों कर रखा है, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड ऑफ गोल्ड। तो अभी क्या है कि इसमें एक रीजन ये आ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग, ज्वेलरी भी मैन्युफैक्चर करती है और उनको बेचती है, बट वहाँ पे मेकिंग चार्ज जो है वो नहीं लेती है। तो ये हो सकता है कि अभी जिस हिसाब से जितना नीचे आ चुका है तो ये बिना मेकिंग चार्ज लिए भी प्रॉफिटेबल बन सकती है, ऐसा हमें इससे उम्मीद है। तो अभी लेटेस्ट इसका सितंबर का रिजल्ट नहीं आया है, बट
हमें उम्मीद है उसके अंदर में कि अभी ये अच्छा परफॉर्म करना चालू करे, बिकॉज लार्जेस्ट रिफाइनरी है और कंपनी की जितना वैल्यू है उसके हिसाब से कंपनी का स्टॉक, जो बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी का स्टॉक आधा चल रहा है। यहाँ पर अगर हम मार्केट कैप की बात करते हैं तो मार्केट कैप सिर्फ 7,500 करोड़ का है। और साथ में अगर हम लोग यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो रिसेंट में दिसंबर 2023 में कंपनी ने ही अपने स्टेक वापस उठाया है, यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है। साथ में अगर हम लोग एक चीज़ और चेक करते हैं तो एफआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग जो है वो पिछले अब तक कम करते हुए आ रहे थे, बट अचानक अभी जो सितंबर 2024 की डेटा के अंदर में इन्होंने एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो कम हुई है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती ही जा रही थी, अब रिसेंट में कम होना चालू हुई है लेटेस्ट क्वार्टर में, जो कि एक पॉजिटिवनेस दिखाती है कि अब जाके हो सकता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो रीबाउंड कर ले यहाँ से, राइट। और इसके ऊपर में कोई खास यहाँ पर लोन भी नहीं है और रिजर्व जो है रेगुलरली बढ़ रहे हैं, तो दिस कंप्लीटली पॉजिटिव कंपनी लग रही है फ्यूचर के हिसाब से। और रिफाइनरी तो इनके पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी है ही, खुद का गोल्ड, खुद की ज्वेलरी की शॉप, जितना बेचो उतना बेचो, मेकिंग चार्ज लो तो लो, नहीं लो तो वो वैसे चलो, अगर मेकिंग चार्ज लेना चालू कर दे तो मुझे लगता है कि सारी कंपनियों को पीछे छोड़ देगी। लेट्स होप फॉर गुड। सो सेकंड कंपनी को राजेश एक्सपोर्ट्स को चूज करता हूँ इस प्राइस के ऊपर में। थर्ड कंपनी इज वारी एनर्जीज। इसके बारे में तो जितना हम ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुके हैं, अगर जो भाई इसमें रेगुलर है हमारी वीडियोस को देखने में तो वो जानते हैं। तो अभी इसका आईपीओ आया है और ठीक ठाक नहीं, वो जितना उम्मीद थे उससे थोड़ा नीचे खुला, बट स्टिल इससे बहुत उम्मीदें हैं, बिकॉज जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर की कंपनियों को बहुत अच्छी वैल्यू मिल रखी है, जबकि इसको अभी इतनी अच्छी वैल्यू नहीं मिल रही है जितनी ये कमाई कर रही है, जितना इसका फ्यूचर पोटेंशियल है उसके हिसाब से उतनी वैल्यू इसको नहीं मिली हुई है। तो हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि इसका जो लिस्टिंग ऊपर होना चाहिए, जिसको अगर लिस्टिंग नीचे होता है तो हम इसके अंदर में और एवरेजिंग करके चलें तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर उसी चीज़ को जिसने फॉलो किया है वो आई थिंक आज 12% ऊपर चला गया है, जो लिस्टिंग प्राइस था उसके हाई मारा था उसके भी हाई पे आज के दिन चला गया है, जो कि ये पॉजिटिवनेस शो करता है कि आईपीओ प्राइस के भी अब और ऊपर जाने के उसके लिए तैयार हो चुका है। मैं इसको नहीं खरीद पाया बिकॉज सेबी के कुछ रूल्स कहते हैं कि आप जिस स्टॉक को बताते हो उसको 5 दिन तक आप खरीद नहीं सकते हो। सो 5 दिन पूरे नहीं हुए, उससे पहले ही भाग लिया। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा नीचे है, मेरे लिए इंतजार करें। लेट्स होप फॉर गुड। एंड अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगली कंपनी, तो वो है एनोसिल लिमिटेड। सो अगर इस कंपनी की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये 288 रुपये के ऊपर में चल रही है, 4,500 करोड़ का, लगभग 5,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप चल रही है। स्टॉक का P34 का यह है, जबकि ये जो केमिकल सेक्टर की कंपनी है आज के दिन। ROC ठीक ठाक है, इतना कुछ खास अच्छा नहीं है, बट इसमें जो पॉजिटिविटी दिखाती है वो दिखाता है कि कंपनी का स्टॉक यहाँ पर अगर हम लोग इसको जूम करके देखते हैं तो पिछले 3 साल के डेटा के अकॉर्डिंग, 5 साल के डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी का जो स्टॉक है नीचे की तरफ में जा रहा था, इसने एक ठीक ठाक यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं ब्रेकआउट दिया, डाउनवर्ड साइड को ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में ऊपर आया और वापस यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर में फिर से घूम रहा है और यहाँ पर अचानक से अगेन पॉजिटिविटी इसके अंदर में देखने को यहाँ पर मिली है, जो शो करता है कि अब अगेन इसके अंदर में ऊपर का छलांग ही ले सकता है। साथ में अगर हम लोग एक चीज़ और चेक करते हैं पिछले कुछ सालों के अंदर में, तो कंपनी का स्टॉक यहाँ पर हाई पे था जो कि 228 पे आया, फिर इसने लो बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया और ये गया लगभग कहाँ 300 तक, तो लगभग यहाँ पे 30% लगभग 50% की छलांग यहाँ पर देखने को मिली। अगेन इसने नीचे की तरफ में आया, वापस ब्रेकआउट दिया, तो वापस हमारे से उम्मीद है कि 300 से इस बार 400 450 तक चला जाए, तो कि अगेन ये ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से लगभग 400 450 का प्राइस हम इसको देख सकें। साथ में अगर पॉजिटिविटी की और चीज़ों की पॉजिटिविटी की बात करते हैं यहाँ पर, तो इसके नेट प्रॉफिट्स जो हैं वो रेगुलरली घट रहे थे पिछले 2 साल से 3 साल से, मान के चलो 3 साल से, पर इस साल जो TTM बेसिस के ऊपर में जो है इसके नेट प्रॉफिट सुधरना चालू हुए हैं। दैट शोज अगेन पॉजिटिविटी की कंपनी जो है रिबाउंड ले रही है। केमिकल सेक्टर जो इस पर्टिकुलर कंपनी का है, जिस केमिकल में ये कंपनी काम करती है उसका सेल बढ़ रहा है, जो कि पॉजिटिविटी शो करता है। अगेन अगर कंपनी की हम लोग FIIs DIIs की होल्डिंग्स की बात करते हैं, FIIs भी उठा रहे हैं, DIIs ने भी इस बार इस क्वार्टर बहुत अच्छा खासा स्टेक उठाया है अगेन, जो कि अगेन एक पॉजिटिविटी शो करता है कंपनी के अंदर में। और प्रोमोटर्स तो इस कंपनी के स्टेक जो हैं उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पर इस साल कम किया है, 0.6% से, ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। बट अगर यहाँ पे देखते हैं तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग नहीं बढ़ी है, ध्यान रखिए, मेन होती है पब्लिक की शेयर होल्डिंग, उसमें क्या चल रहा है। अगर वो बढ़ रही है तो इसका मतलब FII DII जो प्रमोटर्स तीनों ही ठोक रहे हैं, तो पब्लिक खरीदे, तो पब्लिक तो हम सब जानते हैं कि जब तीनों ही बेचते तो पब्लिक ही खरीदती है, और तब कंपनी के अंदर में हम लोग कुछ ना कुछ नेगेटिविटी नज़र आई जाती है।
नेक्स्ट अब देख लेते हैं। तो ये पॉजिटिव रीजंस की वजह से हमने इस स्टॉक को चूज किया है। साथ में अगर नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं तो दैट इज वन सेकेंड, मनप्पुरम फाइनेंस। इस कंपनी के अंदर में अभी रिसेंटली आरबीआई के कुछ बैन की वजह से, इस कंपनी की सब्सिडरी के बैन की वजह से इसमें गिरावट आई हुई है। बट स्टिल कंपनी की अगर हम लोग कमाई की बात करते हैं तो बहुत अच्छी कमाई कंपनी कर रही है, साथ में डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रही है। तो अगर ये कंपनी और नीचे भी जाती है, तो पिछले साल भी हमने इस कंपनी को चूज़ किया था, बट स्टिल क्या हो गया, ये अच्छी खासी ऊपर भी गई थी, बट ये आरबीआई वाले बैन की वजह से ये बहुत अच्छा इसमें गिरावट देखने को मिल गई, जिसकी वजह से वापस नीचे आ गई। बट पिछले साल के जो प्राइस के भी नीचे अभी तक नहीं गई है। बट यहाँ से अगर वो बैन हट जाता है, क्योंकि कंपनी पूरी कोशिश कर रही है उस बैन को हटवाने की फटाफट से, क्योंकि आरबीआई ने जो जो कमियां बताई हैं उनको ये फुलफिल पूरा कर रही है। उसके बाद में ये रिव्यू पिटीशन डालेगी और वो हो सकता है कि बहुत जल्दी वो हट जाए, तो कंपनी अगेन वापस अपने उस ट्रैक पे चली जाएगी। बट पॉजिटिविटी ये है कि ये कंपनी आई गेस इसका हो जाना चाहिए वाला काम, बिकॉज उससे पहले भी उस टाइप के जो सीनेरियोज में बने दूसरी कंपनी में, वो भी हटा दिए गए थे टाइम के साथ में। जब कंपनी ने सुधार किया तो आरबीआई ने वो हटा दिए बैन्स वगैरह। अगर वो बैन नहीं भी हटता है कुछ टाइम तक, तो ये अकेली जो कंपनी है, ये अकेले में ही बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है अपनी सब्सिडरी के बना भी, राइट। नेक्स्ट कंपनी का चार्ट तो यहाँ पर अच्छा खासा नीचे आ ही गया है। दैट शोज अगेन कि यहाँ पे हम लोग उठा सकते हैं, मतलब एक डिस्काउंट में हमें शेयर मिल रहा है। कोई शर्ट अगर हमें 3,000 का मिलता है, कभी डिस्काउंट में अगर बिग बिलियन डेज फ्लिपकार्ट पे अगर वही शर्ट में 1,000 रुपये का मिले तो क्यों नहीं भाई, बिल्कुल, राइट। मैं तो भाई बिग बिलियन डेज का इंतजार करता हूँ, मतलब जैसे कपड़े खरीदने हो चाहे कुछ और खरीदना हो। कई भाई बोलेंगे कि कई बार प्राइसेस को ज़्यादा बढ़ा करके फिर नीचे क्रैश करवा देते हैं, डिस्काउंट ज़्यादा लगता है, तो हम लोग वहाँ पे बेवकूफ़ बन रहे होते हैं। तो उतना बेवकूफ़ तो हम नहीं बनते हैं, ऑफकोर्स हम ट्रैक करके रखते हैं कि हाँ भाई इसका ये था प्राइस। जैसे मोबाइल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, तो इनको हम लोग यूजुअली इंतजार करते हैं इन चीज़ों का। अभी क्या है कि ये कौन सा कंपनी का, एप्पल का M1 का, एप्पल M1, एप्पल एयर, मैकबुक एयर M1, उसका प्राइस आई थिंक 50 के आसपास आ रखा था। दैट इज़ अ ग्रेट डील बाय द वे। तो ऐसे डील्स हमें मिल जाते हैं ऑफर्स के टाइम पे। खैर हम कहाँ फ्लिपकार्ट में चले गए, तो हम वापस आते हैं यहाँ पर मनप्पुरम फाइनेंस। तो इन चीज़ों की वजह से ये पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, कमाई अच्छी कर रही है और हमें अच्छी उम्मीद है कि आरबीआई उस डिसीजन को वापस लेगी, जिससे कि इसका स्टॉक प्राइस वापस सुधरेगा, उसी लेवल पे जाएगा। तो हम इसको कंपनी को भी चूज़ करते हैं। साथ में नेक्स्ट अगर कंपनी की बात करते हैं तो दैट इज MVGJL, मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स। बिकॉज यहाँ पर ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर में ये कंपनी बहुत नीचे बैठी है कमाई करने के। बाकी जो कंपनी इसी सेगमेंट में काम करने वाली वो बहुत ऊपर चल रही हैं, तो ये कमाई भी ठीक ठाक कर रही है, इससे उम्मीद भी अच्छी है। और जो ज्वेलरी का सेगमेंट वापस उछाल पकड़ रहा है, बिकॉज सोने का प्राइस जब चढ़ता है तो लोगों को दुख होता है, बट जब एक बार वहाँ पे स्थिर हो जाता है तो लोग उसके आदी हो जाते हैं उस प्राइस के, राइट। तो वो वापस एक बार को दिक्कत आती है, ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर में गिरावट आती है, बट वापस वो ज्वेलरी जो सेगमेंट है वो शादियाँ वादियाँ होंगी तो लोगों को एक बार, मतलब शुरू में बढ़ेगा 60 से 70 हो गया, बाद में 70 ही चल रहा है। हाँ भाई 5 साल से 70 ही चल रहा है, राइट। तो अभी पीछे 65 पे है, वापस 70 आ गया है, मतलब अब 80 जाएगा, तो लोगों में क्या होता है, अब 70 का जो भाव है वो भी सस्ता लगने लग जाता है। तो लोग वापस ज्वेलरी वाले सेगमेंट है उसके अंदर में ज्वेलरियाँ खरीद रहे हैं। तो इस कंपनी की कमाई की उम्मीद है, बिकॉज ये कमाई अच्छी कर रही है, इसकी वैल्यू भी ठीक ठाक पर बैठी हुई है। इससे अगेन उम्मीदें हैं कि ये उस कमाई के साथ में खरी उतरेगी। अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं पीयर कंपेरिजन, तो पी रेशियो देखो इन कंपनियों का कितना ऊपर हाई है, जबकि इसका 15 पे ही है। इट मीन्स कमाई अच्छी कर रही है, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी की। अगर नेक्स्ट कंपनी की अगर बात करते हैं तो दैट इज़ बजाज फाइनेंस। इस कंपनी हम क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है इस सेगमेंट के अंदर में। इसका भी बजाज फाइनेंस को, बजाज हाउसिंग फाइनेंस इसका आईपीओ था, जो कि इसकी सब्सिडरी थी। तो उसका कंपनी का आईपीओ बहुत अच्छा खुला है ऊपर, तो वो जितना कमाई करेगी उसका इसको भी फायदा होगा। साथ में ये कंपनी तो खुद का कमाई तो कर ही रही है। उसका पी रेशियो जो अगर आप लोग चेक करोगे 27 के पी रेशियो पे काम कर रही है, जो कि इस पी रेशियो के ऊपर में एक कंपनी का स्टॉक कभी नहीं आया। अगर हम लोग पिछले 10 साल का डेटा को अगर चेक करते हैं तो इस पी रेशियो के ऊपर में ये स्टॉक आया था जब कोरोना के अंदर में गिरावट आई थी, तब 21 के पी रेशियो पे गई थी। उस गिरावट में भी इसका 21 का पी रेशियो था। आज ये नॉर्मली 27 के पी रेशियो के ऊपर में बैठी हुई है, जो कि अगेन एक गिरावट शो करती है कि इससे यहाँ से और नीचे तो नहीं जाना चाहिए इसको, राइट। साथ में क्योंकि कमाई बढ़ रही है, प्राइस ना बढ़े और कमाई बढ़ती रहे, राइट, तो उस एक लेवल पे पहुंच जाती है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस को ऊपर पुश होना ही पड़ेगा। तो अब उम्मीद है कि उस प्राइस के ऊपर में पहुंच चुकी है पी रेशियो के हिसाब से, और पीबी रेशियो के हिसाब से भी अगर हम लोग देखते हैं तो पिछले 10 साल के डेटा के अकॉर्डिंग ये लोवेस्ट पीबी रेशियो की आज के दिन बैठी है, जो कि 5 से भी नीचे खिसक गया है, 4.9 तक चला गया है।
दैट अगेन शोज़ कि हाँ यहाँ से तो उछाल आना चाहिए भाई, राइट। अब कंपनी काफ़ी भारी है तो इन ऐसी बड़ी कंपनियों में उछाल जो है धीरे 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 आता है। तो इससे उम्मीद है कि क्योंकि ऑलरेडी 4,500 करोड़ की 4 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है, तो डबल हो भी अगर यहाँ से होगी भी तो 8 लाख करोड़ रुपए की कंपनी हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए तो ये कंपनी जो स्टॉक्स होते हैं ये धीरे धीरे चलते हैं, बट स्टिल इससे जिस पी और पीबी रेशियो इसके डाउन वाले लेवल पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ से ऊपर उठने की उम्मीद है। ओला, अब यहाँ पे अगला स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक। अब यहाँ से काफ़ी भाइयों को लगेगा कि यार ओला इलेक्ट्रिक, कम ऑन यार, ओला इलेक्ट्रिक। तो आप जो सोच रहे हो कि ओला के अंदर में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये प्रॉब्लम, सर्विस वाला इश्यू, वो इश्यू, क्या इश्यू है ओला के इलेक्ट्रिक के अंदर में? मेन इश्यू एक ये सर्विस वाला, और सर्विस वाले इश्यू में भी मेन इश्यू वो है बैटरी का, कि बैटरी के रिप्लेसमेंट में बहुत टाइम लग रहा है। तो वो बैटरी वाले जो उसी चीज़ के ऊपर मैं यहाँ पे दाव खेलना चाह रहा हूँ, बिकॉज कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो कंपनी बोल रही है कि कंपनी खुद की गीगा फैक्ट्री बना रही है। अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी जो मार्केट में ऑलरेडी जो बैटरियां बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके पास भी इतनी कैपेसिटी की बैटरियां बनाने की इतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी कि ये फैक्ट्री खड़ी कर रही है, जो कि 20 गीगावाट्स बाय जून 26 ये खुद खड़ी कर रही है, जिसका पहला जो ये 25% का जो काम है वो इसी साल दिसंबर 2024 में खत्म हो जाएगा। तो आई एम होपिंग कि अगर इनकी खुद की गीगा फैक्ट्री का 25% प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा बैटरीज का, क्योंकि फैक्ट्री भी बन रही है। तो प्रोडक्शन तो ये खुद की, तो वो बैटरी वाली जो इनकी खुद की जो प्रॉब्लम है, जो कि आज बहुत ही माइन्यूट है, तो अगले 2-3 महीने या फिर 6 महीने के अंदर में वो जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर देंगे। इसके अलावा इनके पास में प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है इसके अलावा? तो इस चीज़ का जो ये अभी प्रॉब्लम जो ओला के अंदर में सर्विस वाला जो इश्यू है, इस चीज़ का जो कॉम्पिटिटर्स हैं, बाकी जो कॉम्पिटिटर वो बहुत अच्छा खासा फायदा उठा रहे हैं, इस चीज़ को बहुत उछाल रहे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से ये इसका स्टॉक पिट रहा है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी इसके अगर हम लोग गीगा फैक्ट्री, अगर 20 गीगावाट्स की फैक्ट्री अगर ये बन के तैयार हो जाती है, जो कि जून 26 तक बन के तैयार होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, तो देर आर हाई चांसेस कि इसका जो स्टॉक है, जो ऑलरेडी जो बैटरियों वाली कंपनियां हैं, जो जिनके पास में इतनी कैपेसिटी है ही नहीं, वो इससे भी इस ओला वाली जो कंपनी की जो मार्केट कैप है उससे भी ज़्यादा ऊपर चल रही है, अगर आप लोग थोड़ा रिसर्च करोगे तो सिर्फ बैटरी वाले सेगमेंट से ही इतना प्रॉफिट कमा रही होगी आगे चल के फ्यूचर के अंदर में। और साथ में ही जो भाविश अग्रवाल हैं, इन्होंने वो, अगर हम लोग जो ट्विटर के ऊपर में जो कांड हो रहे हैं उनको अगर साइड में कर दें, तो एक विजनरी आदमी तो वो है, सीधी सी बात है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, बैटरीज वाले सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए, और ओला वाले में बैटरीज वाला जो मेनली सर्विस वाला जो सेगमेंट है वहीं पर इश्यू नज़र आ रहा है, तो बाकी कुछ खास नहीं, वो ईजिली सॉल्वेबल है। तो मुझे इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट नज़र आता है इस कंपनी का पर्टिकुलरली। और आज जिस भाव के ऊपर में ये मिल रही है 35,000 करोड़ रुपए के भाव के ऊपर में, ये उस चीज़ को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए काफ़ी सस्ता नज़र आता है। अब इसको कंपैरिजन आप इस कंपनी का उन कंपनियों से मत करिएगा, हीरो से मत करना, बजाज वालों से मत करना, क्योंकि वो एक अलग पूरा का पूरा सेगमेंट है कन्वेंशनल, वो स्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, ये भी स्टेब्लिश होना चाहती है। जिस दिन ये स्टेब्लिश हो गई जिस सेगमेंट के थ्रू, क्योंकि टेस्ला को आप लोग, अगर मैं टेस्ला से कंपेयर नहीं कर रहा इनको, टेस्ला को अगर हम लोग देखते हैं तो उसको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने की पड़ी थी जब वो इलेक्ट्रिक में आ रहा था। उसी टाइप से इसको भी बहुत सारा बैकलैश अभी देखने को मिल रहा है। अब बैकलैश जो दूसरी कंपनियों, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो सामने आके नहीं बोलते, वो इस तरीके से बोलते हैं जो कि बिजनेस को हर्ट करे किसी न किसी तरीके से। तो आई एम होपिंग कि ये इस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगी, ये बैटरी वाला इशू बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा, सर्विस वाला इशू भी बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। उसके बाद में इनको रोकने वाला है कौन? कोई है? तो उस पॉजिटिविटी को देखते हुए इस कंपनी के स्टॉक में भी मैं चूज़ करता हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो केनरा बैंक, जिसको हमने पिछले साल भी यूज़ किया था और इस साल अगेन यूज़ कर रहे हैं। कंपनी का जो कमाई है वो बहुत गजब है इस सेक्टर के अंदर में, 103 रुपये का प्राइस है, और इनका जो ग्रोथ है मतलब वो तो गजब है, क्योंकि इसके अंदर में मर्ज कर दिया गया था बहुत सारी जो और भी जो 3-4 बैंक्स हैं जो कि सरकारी बैंक हैं, उनको इस कंपनी के अंदर में मर्ज करके एक कंपनी बना के दिया गया, जिसके बाद में इसका जो बेस है वो बहुत बड़ा बेस हो चुका है। ऊपर से सरकारी नाम इसके साथ में है, तो लोग इसमें धड़ल्ले से पैसा रख रहे हैं और इसका ये कंपनी बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रही है, जिसकी वजह से इसका जो नेट प्रॉफिट है हर साल बहुत ही भयंकर तरीके से ग्रो कर रहा है, मतलब गजब ग्रो कर रहा है, और आज भी गजब ग्रो कर रहा है। साथ में कंपनी का डिविडेंड जो है, उतना पैसा तो ये डिविडेंड में दे रही है जितना हमको बैंक में पैसा, नॉर्मली हम अगर बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं तो हमें 2.5-3% के आसपास का ब्याज मिलता है, अगर हम एफडी नहीं करवाते हैं तो उतना तो ये डिविडेंड दे रही है।
तो अगर मान के चलो कल को फॉल आता भी है और ये थोड़ी बहुत और नीचे जाती है तो ये डिविडेंड यील्ड और भी ज़्यादा सुधर जाएगा। दैट इज विल अगेन पॉजिटिविटी, राइट। तो उस पॉजिटिविटी को फ्यूचर, आज के दिन भी अच्छी कमाई करिए, फ्यूचर में और कमाई बढ़ेगी, उस चीज़ को पॉजिटिविटी को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर में अगर और नीचे जाता है तो हम और एवरेज कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगा। तो इन पॉजिटिविटीज़ की रीजंस की वजह से कैनरा बैंक में मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। बाकी आप चाहो तो इनके अंदर में और डीप एनालिसिस कर सकते हो, और अगर आप कमेंट करते हो कि अच्छे खासे अगर मेरे को कमेंट आते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर कंपनी पे डीप एनालिसिस चाहिए, तो हम लोग डेफिनेटली विल डू दैट। नेक्स्ट लास्ट कंपनी है जीएम ब्रूवरीज, बिकॉज इसकी कमाई बहुत अच्छी है, क्योंकि इस सेगमेंट में जो दारू वाली कंपनी है, ये लिकर बनाती है, तो ये सेगमेंट में जो और कंपनियां काम कर रही हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज, रेडिको खैतान, दीज कंपनीज, इनका जो पी रेशियो अगर आप लोग चेक करोगे तो देखो कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। मतलब उनकी कमाई जो है प्राइस के हिसाब से बहुत कम कर रही है, जबकि इसकी जो प्राइस के हिसाब से जो कमाई कर रही है गजब कर रही है। इसके जो प्रमोटर्स हैं वो अपना शेयर बेचने को तैयार ही नहीं है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वो 74.43, तो उतने ही शेयर्स उन्होंने बेचे हैं, मार्केट को दे रखे हैं, शेयर होल्डर्स पब्लिक को कर दे रखे हैं, जितने मैंडेटरी वाइज से भी हैं। उसके अलावा उसके जो प्रमोटर्स हैं वो शेयर्स छोड़ ही नहीं रहे हैं अपने हाथ से। इसी के साथ में कंपनी के अगर हम लोग प्रॉफिट्स की बात करते हैं टीटीएम बेसिस के ऊपर में, तो वो रेगुलरली बढ़ रहा है, हर साल इसके नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। रेवेन्यूज़ ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहे हैं, बट नेट प्रॉफिट्स तो उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। आज के दिन कोई इसके ऊपर में कोई कर्जा वर्जा कुछ नहीं है। दारू वाली कंपनियों में तो कर्जा खैर होता भी नहीं है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, वो कर्ज मुक्ति रहती हैं। बट उनके अंदर एक ही दिक्कत रहती है कि उनमें टैक्स बहुत लगता है, जीएसटी बहुत है। जीएसटी तो है ही नहीं, खैर वो जो दूसरा जो टैक्स है वो लगता है उनके ऊपर में, जीएसटी के अंदर में तो उनको लेके ही नहीं है, सर्विस टैक्स लगता है उनमें, वो बहुत ज़्यादा है। बट स्टिल ये कंपनी मैनेज कर रही है और बहुत अच्छी कमाई कर रही है, जो कि और कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले। तो इन पॉजिटिव रीजन की वजह से ये इस कंपनी को भी आई एम चूजिंग फॉर द नेक्स्ट दिवाली, इस दिवाली इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये 10 कंपनियां हैं, इनके हमने रीजंस बात किए हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि इनमें से किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे और डीप एनालिसिस किया जाए तो अच्छे खासे अगर कमेंट्स आते हैं तो हम उस पर एनालिसिस बिल्कुल करेंगे। साथ में ही इनके अंदर में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास में 10 लाख रुपए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो 5 लाख अभी लगाइए। हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी गिरावट आ जाए, तो हमारे पास में पैसे होने चाहिए ताकि हम इन्हीं स्टॉक्स को और डिस्काउंट में खरीद सकें और सस्ते में खरीद सकें। बट ध्यान रखिए, सस्ते का मतलब ये नहीं होता कि पोर्टफोलियो 2% ही डाउन चला गया तो आपने और 10 लाख रुपए लगा दिया, ऐसा नहीं होता। डाउन जाने का मतलब होता है कि एटलीस्ट 5% नीचे गया तो 50,000 रुपये, 10 लाख रुपए हैं अगर आपके पास में तो 5 लाख अभी लगा दिए। 5% अगर पोर्टफोलियो नीचे चला गया ओवरऑल तो 50,000 रुपये और लगा दिए। 5% और नीचे चला गया तो 50,000 और लगा दिए। 5% और नीचे चला गया तो इस बार 1 लाख रुपए लगा दिए। इस टाइप से हमेशा एवरेजिंग किया जाता है, ना कि कई बार मैं देखता हूँ 1% पोर्टफोलियो नीचे जाता है, लोग 5 लाख रुपये लगे 5 और लगा दिए। अरे भाई, इसको नहीं कहते हैं एवरेजिंग, ऐसे नहीं होती। एवरेजिंग का एक तरीका होता है, सिस्टमेटिक तरीका होता है। उसके लिए आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जो हमने वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, राइट। आई होप एंड इस बार लक्ष्मी आपके ऊपर में फिर से पिछले साल की तरह और अच्छे से बरसे। एंड फाइनली हैप्पी दिवाली वंस अगेन, एंड दिवाली का राम राम। सी यू टुमारो।